नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल ब्रह्मांड ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं कृषि बिल 2020 यानी फार्म बिल 2020 के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं कृषि बिल क्या है, इससे क्या नुकसान होगी, क्या फ़ायदे होंगे, तमाम तरह की मैं आज जानकारियाँ देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं किसान के बारे में बात कर लूँ, क्योंकि भारत एक किसान प्रधान देश है, यानी कृषि प्रधान देश है। देखा जाए तो लगभग 70% आबादी यहाँ पे कृषि में निर्भर करती है। तो लगातार देखा जा रहा है था कि भारत में एक कृषि कानून लाने की आवश्यकता थी, क्योंकि लगातार पिछले दिनों आपने कई बार टीवी में अखबारों में देखा होगा कि किसान जो है अपने फसल को काफ़ी मेहनत से, लगन से, खून पसीना से उगाते हैं, किंतु उनको उचित मुआवजा, उचित राशि, उचित कीमत उनके फसलों को नहीं मिलती। तो वो अंतिम रूप से वो सड़कों में फेंक देते हैं या ट्रैक्टर से कुचलवा देते हैं। तो चाहे वो पंजाब में हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी राज्यों में ऐसा कुछ देखने को मिलता है। उनको उचित लागत, उनको उनकी कीमत नहीं मिल पाती है। तो कारण क्या है? इसी को देखते हुए सरकार ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये कानून, कृषि कानून लाया है। तो इसमें एमएसपी को मुद्दा बनाया गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो किसान चाहेंगे तो इस कानून को मान सकते हैं, लेकिन किसानों को भी डर है कि इस तरह से कॉरपोरेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, मंडियां छोटे छोटे ख़त्म हो जाएंगी और कॉरपोरेट्स जो है किसानों पर अपना जुल्म ढाएगी, या उनका हर जगह पकड़ हो जाएगा। किसान को उचित मुआवजा या उचित राशि उनको फसलों की नहीं मिलेगी। तो ऐसा उनको भी डर सता रहा है। इसी कारण, इसी को देखते हुए लगातार जो है 10 दिन से देश में स्थिति जो है एक तरह का आंदोलन का, हड़ताल का बनी हुई है। और इसमें 10 राज्यों को ज़्यादा प्रभावित किया गया है, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तराखंड हो, यहाँ तक कि बिहार में भी स्थिति देखने को मिला है, काफ़ी बुरा प्रभाव मिला। हरियाणा, दिल्ली, जो भी दिल्ली से बॉर्डर से सटे हुए राज्य हैं, सभी में स्थिति बहुत ही क्रिटिकल है। तो सरकार लगातार बातचीत कर रही है, और मन की बात कार्यक्रम के तहत भी मोदी जी ने स्टूडेंट्स, जो कृषि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा अपील की गई कि वो गांव-गांव जा कर के लोगों को, खास करके कृषकों मित्रों को समझाएं कि किस तरह से खेती जो है आधुनिक तकनीक से किया जा रहा है, और सरकार आपकी भलाई में, आपके हित के लिए काम कर रही है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम किया गया है, और मोदी जी लगातार अपील भी कर रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी लगातार किसानों से बातचीत चल रही है, किंतु अभी तक से कोई ऐसा इसका तोड़ या इसका कोई हल नहीं निकला है। साफ तौर पर किसानों का कहना है कि वो सरकार जब तक इस बिल को वापस नहीं लेगी, तब तक कोई तरह का मैं बातचीत नहीं करूंगा, हम लोग कोई भी तरह का बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन सरकार कह रही है कि मैं आपकी जो भी मांगे हैं मैं पूरा करूंगा, और इसको संशोधन के साथ पूरा करूंगा, कृषि बिल को अवश्य लेकर आऊंगा। लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, क्योंकि किसान के बिना जो है हमारा देश अधूरा है। हम सब अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो लगातार किसान जो है दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार भी नज़र गड़ाए हुए रखी हुई है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है कृषि के बारे में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उसकी बात उठ चुकी है। तो देखा जाए तो देखते हैं क्या है कुछ और जानकारियाँ। तो किसानों के हित में दूसरी हरित क्रांति की दरकार, तो बिल्कुल सही बात है। इससे पहले भी हरित क्रांति हुई थी, जो वर्गीज कुरियन के तरफ से किया गया था। फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कहा गया है, या ग्रीन रेवोल्यूशन उनको कहा गया है, वर्गीज कुरियन को। तो चलिए जानते हैं क्या है इसके बारे में। तो पंजाब और हरियाणा में मंडियां काफ़ी प्रभावित है, बिल्कुल सही है, आपने सुना। लगभग 1000 से अधिक मंडियां पंजाब में देखा गया है, हरियाणा में भी काफ़ी मंडियां हैं। इसका लाभ जितना किसानों को होता है, उससे कहीं ज़्यादा कमीशन एजेंट को मिलता है। नेशनल सैंपल सर्वे यानी एनएसएस के 17वें दौर में सर्वे में यह बात सामने आई है कि केवल पंजाब में आढ़ती हर साल किसानों से 1500 करोड़ रुपया कमाई करते हैं। तो इस तरह कमाई, यानी सरकार चाहती है कि जो भी किसान है वो डायरेक्ट अपना फसलों को बेच सके। इस तरह का जो बिचौलिए जो कमाई करते हैं गलत तरीका से, उनको कमाई ना हो, किसानों को उनका हक मिले। दुनिया के कई देशों में किसान प्रति हेक्टेयर हमारे किसानों से दुगना उत्पादन करते हैं और अच्छा खासा कमाई भी करते हैं। किसी भी कानून का हिस्सा नहीं एमएसपी, सिर्फ 6% किसान ले पाते हैं लाभ। तो ये जो कानून बनाया गया, विरोध हो रहा है, उसी को देखते हुए जो है उनमें एमएसपी को जो कानूनी जामा पहनाना भी शामिल है। वे आशंका जता रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी प्रणाली खत्म हो जाएगी, जबकि हकीकत यह है कि
एमएसपी प्रणाली अब तक किसी किसान का हिस्सा नहीं रही है। पंजाब जहां विरोध का स्वर मुखर है, उसे ही इस साल सबसे ज्यादा एमएसपी का लाभ मिला है। विडंबना ही है कि जिस एमएसपी के लिए किसान आज सड़कों पर है, उसका सिर्फ 6% बड़े किसान ही ले पाते हैं। तो यानी छोटे किसानों, भारत में जो सबसे ज्यादा छोटे किसान हैं, उनको काफी नुकसान होता है। और मैं आप बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, उससे किसानों का आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं या फिर जो भी कंपनियां हैं, वो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट खेती करवा सकते हैं। एमएसपी से भी भला नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के जरिए किसानों के शोषण को रोका जा सकता है। शोषण को तो रोका जा सकता है, लेकिन उनका भला नहीं किया जा सकता है। कृषि मंत्रालय के कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की तरफ से वर्ष 2019 में रिपोर्ट जारी रिपोर्ट पर गौर करें तो पाएंगे कि वर्ष 2016-17 में कृषि लागत का जितना अनुमान किया गया, उससे कुछ ज़्यादा ही एमएसपी घोषित हुई है। उस साल धान के लिए 1414 व गेहूं के लिए 1524 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी की घोषणा की गई। इस प्रकार किसानों को प्रति जो है देखा गया है। तो किसान जो है लगातार उनके साथ सरकार भी वार्ता कर रही है, किंतु वो बेनतीजा हो रहे हैं और किसान मानने को तैयार नहीं है। और तीनों कानून बनाया गया है, उनको चाह रही है कि उसको ख़त्म किया जाए। यहाँ तक कि जो भी विपक्ष पार्टियां हैं, देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, हर विपक्ष के जो पार्टियां हैं, सभी गोलबंद होकर के सरकार का एक सुर में विरोध कर रहे हैं। किंतु ये तरीका तो मैं कहूँगा तो साफ तौर पे कि शांति से हो रही है, किंतु कोई बाहरी ताकत ना कोई तरह का बवाल खड़ा कर दे, देश को एक तरह का में गृह युद्ध जैसे या फिर कोई तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाए। किंतु अभी तक से देखा जा रहा है तो साफ तौर पे किसान जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, किंतु लगातार डर लगा हुआ किसानों को भी और प्रधानमंत्री को भी और यहाँ तक कि गृह मंत्री को भी, कोई तरह का कुछ तरह का दुर्व्यवहार ना हो किसानों के साथ, या कोई तरह का गलत काम ना हो, कोई तरह का लड़ाई झगड़ा या तोड़फोड़ या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना हो। लेकिन अभी तक तो आशा की जा रही है कि शांति से किसान बने हैं, डटे लगे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून को जल्द से बदला जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे धान जो है किस किस तरह से उत्पादन हुआ है। तो पंजाब में देख सकते हैं कि 69.38 जो है उत्पादन हुआ है टन। उत्पादन लागत जो है 76,000 के आसपास से, प्राप्त कीमत उनको जो है लगभग 98,311। अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। हरियाणा में भी वही देख सकते हैं 50.67 टन जो है गेहूं उत्पादन हुई है, यानी धान उत्पादन हुई, सॉरी। और 82,000 के आसपास से उसका कीमत हो गया 72,000 मिल रही है। हरियाणा की स्थिति खराब हुई है। बिहार में देखा जाए तो बिहार में भी कोई तरह का बदलाव नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में भी खासा नुकसान देखने को मिला है, क्योंकि वहाँ पे बिचौलिए जो हैं किसानों से सस्ते दाम पे गेहूं या फसलों को या धान को या फिर जो भी तरह का फसल उगाते हैं उस सभी को खरीद लेते हैं और उचित दामों पे बेचते हैं। पंजाब में देखिए गेहूं के बारे में स्थिति काफ़ी खराब है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो किसानों को नुकसान हर एंगल से झेलना पड़ रहा है। तो 2017-16 का ये रिपोर्ट दिखाया गया है कृषि मंत्रालय की तरफ से कि किस तरह से किसानों का शोषण किया जाता है, उनको उचित मुआवजा, उचित राशि, उचित उनके फसलों का मूल्य जो है नहीं मिल पाता है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने एक कानून लाया है जो किसानों के हित में है, लेकिन किसान जो है मानने को तैयार नहीं है। उनको डर लग रही है और वो पुराने रीति रिवाज को लेकर चलना चाहते हैं, नया कोई बदलाव करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो भी किसान है वो नई जनरेशन या नया टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं है, पुरानी सोच पे साथ काम कर रहे हैं। तो सोच बदलने की आवश्यकता है और हर एक किसान को छोटे छोटे टुकड़े में बैठा करके उनको समझाने की आवश्यकता है, चाहे वो एनजीओ के माध्यम से हो, सरकार अपने प्रतिनिधि को भेजे ताकि किसान जल्द से जल्द समझ सके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और ये बिचौलिए को ख़त्म करना जरूरी है, क्योंकि ये जो किसान का शोषण करते हैं और किसान की पूंजी से ज़्यादा वो लाभ कमाते हैं। दुनिया के प्रमुख देशों की फसल उत्पादकता तो देख सकते हैं, दुनिया में चीन जो सबसे ज़्यादा वो उसका क्षेत्रफल है उत्पादन करने का और उत्पादकता भी स्थिति अच्छी है। लेकिन धान में तो भारत की स्थिति अच्छी है, किंतु चीन का देखा जाए तो भी काफ़ी खराब नहीं है। चीन लगातार जो है दूसरे तीसरे स्थान पे भी है, किसी किसी में पहले स्थान में भी है। तो देख सकते हैं कि भारत जो है दलहन, धान, गेहूं और गन्ना में
ये जो है ब्राज़ील जो है गन्ना में सबसे आगे है, दूसरे स्थान पर भारत है। उस तरह से गेहूं में चीन जो है सबसे आगे है और भारत दूसरे स्थान पे है। तो ये देख सकते हैं, ये आंकड़े दिखाए गए हैं। क्षेत्रफल प्रति 1000 हेक्टेयर, उत्पादन 1000 टन और उत्पादकता किलो प्रति हेक्टेयर के माध्यम से दिखाए गए हैं कि किस तरह से धान, दलहन और गेहूं और गन्ना का विश्व स्तर पे उत्पादन होता है दुनिया में, और भारत और चीन का कितना योगदान है। भारत, चीन, म्यांमार, ब्राज़ील, कनाडा, इसी तरह बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी का भी काफ़ी अच्छा योगदान है इस फसलों का उगाने में। ये देश यदि उगाना बंद कर दे, यहाँ किसान उगाना बंद कर दे, तो पूरा विश्व में एक वैश्विक महामारी बन जाएगी और वह है भूख का, हंगर का महामारी बन जाएगी। आगे मैं और कुछ बता दूं कि ऐसे बड़े उत्पादकता होगा लाभ, यानी आप ज़्यादा उत्पादन करोगे, ज़्यादा मात्रा में, तो उत्पादन तो श्योर है कि आपको प्रॉफिट होगी, यानी ज़्यादा आप कैपिटल लगाओगे, ज़्यादा पूंजी लगाओगे। तो गांव में एक कहावत है, जितना गुड़ डालेंगे फिर इतनी मीठी होगी। यह कहावत खेती किसानी पर भी लागू होता है। अगर दुनिया के अन्य देशों के समान उत्पादन लेना है तो निश्चित तौर पर किसी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना होगा। बिल्कुल सही बात, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। साथ ही साथ में आप कोई भी सेक्टर में कोई प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी लगानी होगी, ज़्यादा उसका उत्पादन करना होगा, तभी आपको उचित लाभ मिल सकेगा। सवाल उठता है कि निवेश कौन करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इसी सवाल का जवाब के लिए सरकार ने कृषि कानूनों के जरिए तलाशक है। इन कारणों के जरिए सरकार किसी क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को मजबूत करना चाहती है, जिससे छोटे किसान भी आधुनिक तकनीकों का उपकरणों का इस्तेमाल करके उत्पादकता बढ़ा सके। किसान उस फसल का उत्पादन करे जिसका बाजार में ज़्यादा मांग है। तो हर सरकार चाहेगी, हर लोग चाहेंगे कि किसान ज़्यादा जो है उनको ज़्यादा उचित मुआवजा मिले, उचित राशि उनको मिले, यहाँ तक कि ज़्यादा ही मिले, ताकि वो अपना मेहनत जारी रखें और लोगों को भोजन जो है कमी होने ना दें। हर कोई देश चाहता है कि किसान जो है सुखी संपन्न रहे, क्योंकि किसान से ही किसी भी देश का नींव को मजबूत किया जाता है। छोटे किसान को ज़्यादा नुकसान, तो मैंने पहले ही कह दिया कि किसी छोटे किसान को ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा 2 हेक्टेयर ज़्यादा की ज़मीन या फिर नहीं होती है, उससे कम होती है। खेती किसानी की पुरानी तकनीक और पहले का कानून का ज़्यादा नुकसान छोटे किसानों को हुआ है। तो जाहिर सी बात ही हो गई, क्योंकि समय के साथ किसानों में कोई तरह का बदलाव नहीं हुआ है। देश के 80% से ज़्यादा किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। किसी भी कारोबार स्वरूप जब छोटा होता है तो उनका मुनाफा कम होता है या खेती पर भी लागू होता है। छोटे किसान बीज उत्पादन व तकनीक के मामले में इतनी समृद्ध नहीं होते कि वो अधिकतम उत्पादन हासिल कर सके। इसके लिए उन्हें खेती में ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि छोटे किसान जो है उनके पास ज़्यादा पूंजी नहीं होती, ज़्यादा ज़मीन नहीं होता है, तो वो ज़्यादा मात्रा में खेती नहीं कर सकते हैं, उनको ज़्यादा उत्पादन की क्षमता नहीं बढ़ोतरी होती है। तो इससे साफ तौर पे उनको नुकसान ही नुकसान होता है और लगातार बिचौलिए जो है उन पर हावी होते हैं, उनके फसलों को उन्हें उचित राशि नहीं देते हैं, और इस कारण से किसान नाखुश होकर के लगातार जो है आत्महत्याएं कर रहे हैं या और बहुत सारी कारणों से सुसाइड कर ले रहे हैं या अपने आप को नुकसान कर रहे हैं, फसलों को नुकसान कर रहे हैं। ज़्यादा खास करके आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में, दिल्ली वगैरह में, क्योंकि वहाँ पर लगातार बिचौलिए हावी हैं और मंडियाँ में भी हावी हैं। फायदा तभी जब उत्पादकता बढ़े। तो वर्ष 1950-51 में हमारे देश में 308 लाख हेक्टेयर भूमि की खेती होती थी और वर्ष 206 लाख टन अनाज का उत्पादन होता था। तब प्रति हेक्टेयर हमारे पास देश की औसत उत्पादकता 668 किलोग्राम थी। फिर हरित क्रांति आई, क्षेत्र में विज्ञान और तकनीक का प्रवेश हुआ, उत्पादन, उत्पादकता और किसानों की आमदनी तीनों में वृद्धि हुई। वर्ष 2018-19 में फिर करीब 438 हेक्टेयर में खेती हुई और 1164 लाख टन का अनाज का उत्पादन हुआ। उत्पादकता बढ़कर 659 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई, लेकिन यह दुनिया के साथ कई देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। निश्चित तौर पर किसानों की आमदनी बढ़ानी है तब तो किसी को बढ़ाना ही होगा, किसान को बढ़ाना ही होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये काफ़ी बदलाव होने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि किसान के आमदनी स्थिति बहुत ही ख़राब होती जा रही है। क्यों? तो कारण है कि साफ है कि मंडियों में जो भी हैं, जहाँ पे वो अपना सामानों को बेचते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बिचौलियों का, कॉरपोरेट्स का हावी होना।
तो क्यों? क्योंकि किसानों में सस्ते दाम में खरीदते हैं और बाजार में आपको महंगा मिलता है। हाल ही में एक खबर आई थी कि उसमें 1 रुपये 2 रुपये किसानों के द्वारा भिंडी ली जाती है और बाजार में हम लोग खरीदने जाते हैं तो 40 रुपये 50 रुपये मिलती है। तो ये था कृषि बिल से जुड़ा हुआ जानकारियाँ। आई होप आप सभी इसके बारे में आप लोगों को जानकारियाँ मिली होगी और आप लोगों ने कुछ बेहतरीन जाना होगा। और आगे देखते हैं क्या होता है, सरकार कब तक उनके बातों को टालती है या किसान कब तक अपना प्रदर्शन जारी रखते हैं, क्योंकि इसका तो एक और अंत तो जरूर होगा चाहे जिस प्रकार हो। तो नेक्स्ट मैं फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और आज का क्लास